हेलो एवरीवन, मैं हूं नम्रता और हमारा आज का चर्चा का विषय है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी कि कृषि अवसंरचना कोष, जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया है फाइनेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, हमारी कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती प्रदान करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस फंड को रिलीज़ किया गया या फिर ये जो स्कीम है ये लाई गई है। अब कृषि के उत्थान के लिए पहले से कई योजनाएं लाई गई थी, तो इसकी क्या ज़रूरत थी। देखिए, अभी तक जितनी भी योजनाएं लाई गई थी वे सभी योजनाएं हार्वेस्टिंग के पहले की प्रक्रिया से डील करती थी और ये वाली हार्वेस्टिंग के बाद से डील करती है। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। कंटेस्ट क्या है? कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए मोदी जी के द्वारा 1,00,000 करोड़ का फाइनेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। तो ये जो फंड है, ये फंड आत्मनिर्भर भारत का ही पार्ट है, जो हमारे फार्मर्स को सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भर बनाएगा और हमारे फार्मर्स की जो इनकम है वो दुगनी होगी। अब दुगनी किस तरह से होगी? देखिए, हमारी जो फसल होती है उसके बाद हार्वेस्टिंग का जो उपज रहता है, मतलब कि उसको स्टोर करने के लिए या उसको मंडी तक पहुंचने में जो समय लगता है या जो भी प्रक्रिया है वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है। जैसे ही फसल कटती है, अब उसको रख रखाव के साधन ना होने के कारण फार्मर्स को जो बायर्स होते हैं जो उनसे ख़रीदते हैं सामान, उनकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ही उनको बेचना पड़ता है। तो फार्मर्स का इसमें बहुत शोषण होता है। इसको ध्यान में रख के ये लाया गया है। हमारी जो क्रॉप होती है वो 30%, लगभग 30% के करीब बेकार हो जाती है, सड़ जाती है। अन्य देशों की तुलना में हमारे यहाँ जो रख रखाव का जो भी साधन है वो नहीं है, इसलिए उसको मजबूती प्रदान करने के लिए, उसको बनाने के लिए, निर्माण कार्य करने के लिए ये 1,00,000 करोड़ की राशि जो है ये कोष वितरित किया जाएगा। तो जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ये कोविड-19 पैंडेमिक के समय जो फाइनेंस मिनिस्टर ने 20,00,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया था, उसी का एक पार्ट है। इसका एम क्या है? एम ये है, ये जो फंड है ये मीडियम लॉन्ग टर्म डेब्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, मतलब कम समय से लेकर लंबे समय तक के लिए फाइनेंशियल फैसिलिटी प्रदान किया जाएगा। किसके लिए? ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जो पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट से संबंधित हों, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हों, और कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स के लिए ये फंड दिया जाएगा। किसके थ्रू दिया जाएगा? इंटरेस्ट सबवेंशन तथा फाइनेंशियल सपोर्ट के द्वारा। तो फाइनेंशियल सपोर्ट क्या होता है? आर्थिक सहायता। और इंटरेस्ट सबवेंशन क्या है? ये एक तरह का इंटरेस्ट के ऊपर सब्सिडी, इंटरेस्ट पर सब्सिडी है ना, जो 3% प्रति वर्ष, और इसकी लिमिट कितनी है? 2 करोड़ तक की। यानी कि आप 2 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं, जिस पर आपको इंटरेस्ट पर सब्सिडी दी जाएगी 3% की। यानी कि जो 3% का आपका ब्याज होगा ये गवर्नमेंट पे करेगी। मान लीजिए 10% की रेट पर आपने बैंक से कर्ज लिया हुआ है, तो आपको उसका जो इंटरेस्ट सबवेंशन 3% का जब इम्प्लीमेंट होगा तो आपको सिर्फ 7% पे करना पड़ेगा, और जो 3% का अमाउंट है, जो टैक्स है, वो गवर्नमेंट पे करेगी सब्सिडी के तौर पर। और ये जो सबवेंशन है या सब्सिडी है, ये मैक्सिमम पीरियड कितना है इसका? 7 वर्ष तक का। यानी कि जो सरकार है वो 3% की सब्सिडी 7 वर्षों तक पे करेगी। इसके बाद मैक्सिमम 7 वर्ष है, इसके बाद आपको स्वयं ही अपना टैक्स पूरा पे करना पड़ेगा।
एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, मतलब कौन इसको ले सकता है। देखिए, इस स्कीम के द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिए जाएंगे एज ए लोन की तरह। और किस किस को, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ के लिए, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और फार्मर्स, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ तथा स्टार्टअप्स के लिए ये लोन दिया जाएगा। ये जो स्कीम है, जो 1 लाख करोड़ रुपए सैंक्शन किए जाएंगे पार्टनरशिप पर, मल्टीपल लैंडर्स होंगे, जैसे कि 12 बैंकों में से 12 पब्लिक सेक्टर बैंक में से 11 ऑलरेडी एक MOU साइन कर चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर के साथ। और जो बजटरी सपोर्ट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा वो कितना होगा, 10,736 करोड़ का गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। ये जो स्कीम है ये 2020-21 से लेकर 2029-30 तक, यानी कि 10 वर्षों तक क्रियान्वयन किया जाएगा इसका। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है फंड का, ये 4 वर्षों में किया जाएगा। पहले वर्ष में 10,000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, फिर दूसरे वर्ष में 30,000, फिर तीसरे वर्ष में 30,000 तथा चौथे वर्ष में 30,000। यानी कि पहले वर्ष में 10,000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और अगले 3 वर्षों में हर एक वर्ष 30,000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अब ये मॉरेटोरियम जो है, रीपेमेंट है, मतलब कि वो उसकी मैक्सिमम जो लिमिट है, मिनिमम टू मैक्सिमम कितना है, 6 मंथ से लेकर के 2 वर्ष तक की। मॉरेटोरियम क्या होता है, यानी कि एक ऐसी अवधि जब आपको कर्ज पर EMI नहीं चुकाना पड़ता है ना। ये आसान भाषा में इसको कहें कि जब कर्ज धारकों को मासिक किस्त चुकाने के लिए अवकाश दिया जाता है, या आवश्यकता नहीं है कि आप इस वक्त पर अपना जो कर्ज मासिक किस्त है वो चुकाएं। जब ये समय पूरा हो जाता है, वो अवधि पूरी हो जाएगी, तब आपको फिर नॉर्मल टैक्स जितना भी है उतना किस्त पे करना पड़ेगा। इस स्कीम से मॉडर्नाइजेशन होगा, जैसे कि पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट प्रोजेक्ट होते हैं उनको मॉडर्नाइज़ किया जाएगा। किस तरह से, जैसे सप्लाई चेन सर्विसेज होती हैं उनको मार्केटिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए जाएंगे, वेयर हाउसेज़ बनाए जाएंगे, साइलोज़ बनाए जाएंगे, यानी कि जो हरी सब्जियां रखने के लिए भूमिगत कक्ष बनाए जाते हैं वो, पैक हाउसेज़ होंगे। जब डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो कुछ ऐसे रूम्स होते हैं वो बनाए जाएंगे। एसाइंग यूनिट्स, यानी कि जो परखने के लिए या इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स होती हैं, सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट्स होती हैं, कोल्ड चेन्स बनाएंगे, लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ होंगी, मतलब स्टोरेज से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक की प्रक्रिया सेटिंग करने के लिए, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स तथा राइपनिंग चैम्बर्स। ये सारे प्रोजेक्ट इस मैनेजमेंट के तहत आते हैं। अब इस योजना का या इस स्कीम का सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए जो मिशन है हमारा 1 कंट्री 1 मंडी का मिशन जो है 7 वर्षों से चला आ रहा है, वो इसके तर्ज पर कंप्लीट होगा। जिस तरह से टैक्स को रेगुलेट करने के लिए या फिर उसको इम्प्रूव करने के लिए एक ही टैक्स लाया गया था सरकार के द्वारा, GST, उसी तरह से मार्केट को रेगुलेट करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए एक ही जो है वो स्कीम थी, जैसे कि 1 कंट्री 1 मंडी। ये GST की तरह ही है, हम रिसैम्पल्स कर सकते हैं इसको उससे। और क्या है कि इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट कर सकते हैं और गांव में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी इससे, और जो वेस्टेज है उसको कई हद तक कम किया जाएगा। अब किसान स्टोर कर पाएंगे अपनी उपज को और अपनी चॉइस के दाम पर उसको बेच पाएंगे, इससे वैल्यू एडिशन भी बढ़ेगा। हमारे देश में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन रखरखाव की बहुत समस्या आती है। जो भी प्रोड्यूस होता है भारत में, उसका 30 से 35% उपज लगभग सड़ जाती है।
तो अगर हमारे देश में भी कृषि का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत होता है या वो मॉडर्नाइज होता है, तो हमारा वेस्टेज कम होगा, सेलिंग बढ़ा पाएंगे और हम दूसरी कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे ठीक से, क्योंकि हमारे पास अभी ट्रांसपोर्टेशन के भी साधन इतने अच्छे नहीं हैं, कोल्ड स्टोरेज भी नहीं है। इससे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हम देखते हैं कई बार फ्लक्चुएशंस आते हैं, जैसे कि प्याज का भाव कई बार बहुत हाई हो जाता है और कई बार 1 रुपये किलो भी बेचना पड़ता है। तो हमने देखा कुछ वक्त पहले कई किसानों ने रोड पे टमाटर के ट्रक्स ही फैला दिए हैं। तो इस तरह की मेंटल प्रॉब्लम्स भी आती हैं, सुसाइड भी करते हैं किसान इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें कम होंगी अगर उनको भी मार्केट वैल्यू अच्छी हो जाएगी, उनकी जो प्रोड्यूस है वो भी अच्छे से सेल होगी, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो सकती हैं। अब इस फंड का मैनेजमेंट किस तरह से किया जाएगा, तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, ऑनलाइन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से। जिससे क्या होगा, क्योंकि ऑनलाइन होगा तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी। किस चीज़ की ट्रांसपेरेंसी रहेगी, जो भी बैंक इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेंगी तो उसकी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, स्कीम की डिटेल्स रहेंगी सबके सामने, और डॉक्यूमेंटेशन को कम किया जाएगा और फास्टर अप्रूवल दिया जाएगा इस पर। इसको करने के लिए, इसके क्रियान्वयन करने के लिए नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर तथा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मॉनिटरिंग कमिटीज़ बनाई जाएंगी। अब ये स्कीम कागज़ पर एक अच्छी स्कीम मानी जा सकती है, इसका इम्प्लीमेंट होना इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सभी जानते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंक इस साल 80th थी, है ना, 80वीं रैंक आई थी 180 कंट्रीज़ में से। तो करप्शन बहुत ज़्यादा होता है, किसी भी स्कीम का लाभ ज़रूरतमंद को नहीं पहुंच पाता है ठीक से। तो अगर कोई स्कीम आती है और उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, जो भी ज़रूरतमंद है उस तक अगर लाभ पहुंचता है, तभी कोई भी स्कीम कारगर साबित होती है, अन्यथा कागज़ पर ही बनी रहती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।